This is a problem of friction and basic problem of friction. इसमें हमें ये देखना है कि अगर कोई मास किसी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर रखा है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट पता है ब्लॉक और सरफेस के बीच में स्टैटिक नेचर का, तो अगर सर्टेन एंगल थीटा पर फोर्स ही लगाया जाए और धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एट सर्टेन वैल्यू ऑफ पी ये ब्लॉक स्लिप करेगा, उससे पहले स्लिप नहीं करेगा। तो जिस वैल्यू पर पी की जिस वैल्यू पर स्लिप करना शुरू करता है ये ऑब्वियसली वो वैल्यू थीटा का फंक्शन होनी चाहिए, तो उस वैल्यू को हम लोग पी थीटा कह देते हैं। तो एक तो ये आना चाहिए कि पी थीटा का थीटा के साथ ग्राफ कैसा आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि थीटा की अलग अलग वैल्यू लें और देखें कि जो पुलिंग फोर्स जिस फोर्स पर स्लिप करता है वो फोर्स थीटा के साथ कैसे वेरी करता है। और ये क्वेश्चन इसलिए बनने का स्कोप इसलिए है कि जैसे उसको हॉरिजॉन्टल ले तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को अपोज करेगा ऑब्वियसली फ्रिक्शन मैक्सिमम जितना होगा उतना तो हमें लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आता है म्यू इंटू एन। एन इस समय क्या है एम जी। तो थीटा जीरो के लिए हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारा पुलिंग फोर्स स्लिपिंग कराने के लिए होना चाहिए म्यू एम जी, राइट, म्यू एम जी। अब अगर थीटा को बढ़ाया गया, थोड़ा बढ़ाएंगे तो स्लिप कराने के लिए फोर्स हॉरिजॉन्टल में अब जो चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन अब जो आएगा, अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा उसके बराबर चाहिए। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अब थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि म्यू एन होता है, एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस पी का वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने पास कम अवेलेबल है। जब फ्रिक्शन कम अवेलेबल है तो उसको चलाने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कम चाहिए, तो ऐसा लगता है इससे पी हमें कम चाहिए। लेकिन पी पूरा इधर नहीं लग रहा है, पी का कंपोनेंट आ रहा है, राइट। तो चूंकि पी का कंपोनेंट जब कम हो गया, पी से तो कम ही होगा वो, तो हो सकता है हमें पी की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़े अभी चलाने के लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कम हो गया, लेकिन चूंकि इसका कंपोनेंट ही यूज़ कर पा रहे हैं, पूरा नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है वी कैन नॉट से कि एंगल पे पी की वैल्यू कम हो जाएगी, हो सकता है कम हो जाए। और ज़्यादा बढ़ा देंगे एंगल तो वर्टिकल कंपोनेंट तो बढ़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो कम हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेकिन इसको चलाने के लिए जो इधर अवेलेबल फोर्स है वो और कम हो गया, तो देयर विल बी ए चांस कि पी हमें कभी ज़्यादा लगाना पड़ सकता है कभी कम। तो इसलिए क्वेश्चन का स्कोप है कि पी थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ कैसा आएगा ये हमें आना चाहिए। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ये ग्राफ कुछ जब हम लोग ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। ये एक मिनिमा की शेप आती है, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जिस वैल्यू पर ये मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता है हमें पी एंगल की उस वैल्यू पर, जब पी लीस्ट चाहिए हमें तो वो एंगल आता है tan इनवर्स म्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अलग अलग एंगल चूज करके पी बढ़ाता जाऊं और देखूं जिस वैल्यू पर वो स्लिप कराए उस वैल्यू को पी थीटा कहा जाएगा। तो पी थीटा का ग्राफ तो ऐसा आ गया। तो जैसे से हम थीटा बढ़ाएंगे हमें पहले कम फोर्स लगाना पड़ता है चलाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल एक्शन बेसिकली घटता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वो इफेक्ट डोमिनेटिंग आता है। और एक सर्टेन एंगल के बाद पी हमें हायर थीटा पे ज़्यादा लगाना पड़ता है चलाने के लिए, क्योंकि अब इसका कंपोनेंट ही कम बचेगा। तो चलाने के लिए तो ये वाला फोर्स इम्पॉर्टेंट है, और लगा हम इधर रहे हैं तो बाद फिर हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है पी। भले नॉर्मल एक्शन कम हो गया लेकिन पी ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका इफेक्ट इधर हमें कम आएगा। तो इधर उतना ही इफेक्ट पाने के लिए हमें फिर पी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो
एक तो ये निकालने आना चाहिए हमें tan इनवर्स म्यू कैसे आता है, और इस tan इनवर्स म्यू वैल्यू जब चूज करते हैं तो जो रिक्वायर्ड पी की वैल्यू आती है, यानी जो पी मिनिमम आता है, वो एक्सप्रेशन हमें डायरेक्टली याद रहना चाहिए। और वो एक्सप्रेशन आ जाता है पी मिनिमम का म्यू एम जी अपॉन √1 + μ²। इसको याद करने का तरीका क्या है कि नॉर्मल केस में हम जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं तो म्यू एम जी पर पी की म्यू एम जी वैल्यू पर ही स्लिप करता, उससे थोड़ा कम कर देंगे। फैक्टर याद रखना पड़ेगा, ये डायरेक्टली इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। लेट अस सी हाउ टू डिराइव इट। तो किसी समय अगर एंगल थीटा पर फोर्स लगा है तो इसको पी को हमें ब्रेक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्लिप कराने के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और इस फोर्स को फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ को स्लिप करा पाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जिसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, वो आएगी म्यू इंटू एन। एन इज नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल रिएक्शन से क्या मतलब है, यहाँ ये ब्लॉक यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट पर इस सरफेस को जिस फोर्स से प्रेस करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर ब्लॉक पर देखें तो न्यूटन थर्ड लॉ से वो ऊपर की ओर आएगा, ऐसे एम जी आ रहा होगा, और पी का कंपोनेंट ऊपर आ रहा होगा, पी साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यू कैन एक्सपेक्ट कि पी साइन थीटा एम जी माइनस पी साइन थीटा होगी, राइट। तो पी साइन थीटा इसको दबाने की टेंडेंसी को कम करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी से कम होकर रह जाएगी पी एम जी माइनस पी साइन थीटा। तो इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप होगा, जो चलाने वाला फोर्स है दैट इज पी कॉस थीटा, उसे इस वैल्यू से थोड़ा एक्सीड करना पड़ेगा, कम से कम इतना हो जाए तभी चलने के स्टेज में आ पाएगा। तो लिमिटिंग कंडीशन में पी कॉस थीटा, लिमिटिंग कंडीशन से मतलब जब चलने की जिस स्टेज आ गई है और हमें उसी समय पी की वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो पी यहाँ से आ जाता है म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, राइट। दिस इज वैल्यू ऑफ पी, इसी को हम लोग पी थीटा कहेंगे। पी की वो वैल्यू है जिस समय ब्लॉक स्लिप करने के स्टेज में आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को देख के हम कह सकते हैं थीटा बढ़ेगा तो ये एक्सप्रेशन कम होगा, ये बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर का पता नहीं क्या होगा, और एक टर्म बढ़ रहा है घट रहा है। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन बनता है पी की मिनिमम वैल्यू का, राइट। ये ग्राफ कैसा आएगा, ये इसलिए क्वेश्चन बनता है। अगर एक ही जैसा ट्रेंड होता तब तो ग्राफ या तो घटता आता या बढ़ता आता। तो हाउ टू गेट इट, हाउ टू गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। अब मुझे पी मिनिमम निकालना है, कितना होगा और करस्पॉन्डिंग थीटा कितना होगा। वैसे तो मैंने आंसर इसके लिए यहाँ लिख दिया है, थीटा इतना आएगा, पी मिनिमम वैल्यू ये आएगी जो पहले लिखा था। पी मिनिमम कितना बताया था, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 1 + μ² रूट। और एक तरीका तो है इसका डेरिवेटिव का, किसका हम डेरिवेटिव करें, इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दें, इसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो पी मिनिमम हो जाएगा। और एक विदाउट डेरिवेटिव भी तरीका है, मैं विदाउट डेरिवेटिव वाले को प्रेफर करता हूँ यहाँ। उसके लिए हमें एक बेसिक रिजल्ट आना चाहिए, और वो रिजल्ट ये है कि कहीं भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा माइनस, इसको लिख देते हैं अल्फा, वेयर tan अल्फा इज बी अपॉन ए। अभी आएगा कैसे ये मैं यहाँ डिराइव नहीं करता, ये ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा, इट इज नॉट टफ।
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी होता है, उस एक्सप्रेशन का यूज करके आ जाता है ये। तो हाउ टू रिमेम्बर इट, और ये दोनों स्क्वायर करके जुड़ेंगे तो आसानी से याद किया जा सकता है। बस जो कॉस से शुरुआत है तो उसके एंगल में से ही कुछ घटा देना है। इसका क्रॉस चेक याद रखा जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ b0 कर दें तो केवल ये कॉस थीटा आएगा, आना चाहिए। तो b0 करने पर अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा 0 हो गया तो ये कॉस थीटा हो गया, यहाँ b0 हो गया, ये कॉस थीटा आ गया। ऐसे इसका उल्टा कि a0 कर दें तो b साइन थीटा हो जाना चाहिए। a0 करेंगे तो ये tan अल्फा इन्फिनिटी हो जाएगा, अल्फा पाई बाई 2 हो जाएगा, राइट। और कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो b साइन थीटा a0 डाल दिया, b साइन थीटा, ठीक है। तो इस क्रॉस चेक। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन को जैसा बताया आपने कि इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ए इज 1 हियर, राइट, बी इज म्यू, तो रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा माइनस, अब यहाँ आना है अल्फा, अल्फा मीन्स टेन इनवर्स बी बाई ए, तो टेन इनवर्स बी बाई ए करेंगे तो टेन इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू। और इस एक्सप्रेशन को देख के हम कह सकते हैं कि इसका चूंकि हमें डिनोमिनेटर में यहाँ है, ये कहाँ था, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है तो पी मिनिमम मिलेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, किसी भी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कब होगी, जब ये एंगल 0 हो। तो दोनों चीज़ एक साथ मिल गई हमें। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई हाउ मच, रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई तो पी हमें मिनिमम मिल गया। जैसे ही यहाँ मैक्सिमम रखेंगे, मैक्सिमम 1 रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इसकी वैल्यू हुई, तो पी मिनिमम मिल गया हमें कितना, म्यू एम जी अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और कब होगा ऐसा, जब ये एंगल 0 हो, तो यानी थीटा हो tan इनवर्स म्यू, थीटा tan इनवर्स म्यू, तो एट थीटा tan इनवर्स म्यू। यू कैन रिकॉल tan इनवर्स म्यू को एंगल ऑफ रिपोज भी कहा जाता है। तो उसका मीनिंग क्या है कि अगर इस प्लेन को मैं इंक्लाइन करता जाऊँ तो ये ब्लॉक जिस एंगल पर, जिस इंक्लिनेशन पर स्लिप करना शुरू कर देगा, वो एंगल इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। एंड दैट एंगल ऑफ रिपोज इज tan इनवर्स म्यू। तो वही चीज़ यहाँ आ जाएगी, राइट। तो ये दो रिजल्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो गए कि P की मिनिमम वैल्यू किस एंगल पे आती है, tan इनवर्स म्यू पे आती है, और कितनी आती है, म्यू एम जी अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट और है कि जिस समय हमारा ये एंगल tan इनवर्स म्यू होगा, जिसमें एंगल tan इनवर्स म्यू चूज किया जाता है, tan इनवर्स म्यू, ये एडवांस लाइक कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ। और P हमने इतना बढ़ा दिया है, यानी इस वैल्यू को मैंने अटेन कर दिया है कि स्लिपिंग होने जा रही है। उस समय सरफेस का जो रिएक्शन है, रिएक्शन मीन्स फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट, सरफेस का जो रिएक्शन आता है उस समय जब ये P मिनिमम लगा हो, और ऑब्वियसली इस एंगल पर सरफेस रिएक्शन है, फ्रिक्शन और नॉर्मलाइजेशन का रिजल्टेंट, तो उस समय इस रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ सरफेस और प्लाइड P में एंगल 90 होता है। ये प्रूव किया जा सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, राइट।